प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में शौर्य यात्रा में लिया हिस्सा। सोमनाथ को शाश्वत दिव्यता का बताया प्रतीक। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा। दिशम गुरु की जयंती पर मुख्यमंत्री रांची में संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भाजपा ने विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। आदित्य प्रसाद साहू रांची में लापता बच्चों के परिजनों से मिले। जामताड़ा पुलिस ने जेवर दुकान में डकैती मामले में देवघर से 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई चीजें बरामद। रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 पकड़ा। और एसजी पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को हराकर जीता महिला एचआईएल का खिताब। रांची में आज से पुरुष एचआईएल के भी मैच। वडोदरा में भारत न्यूजीलैंड वनडे आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में आज आयोजित शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले असंख्य वीर योद्धाओं के सम्मान में यह शौर्य यात्रा आयोजित हुई। इस शोभा यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक वीरता जुलूस आकर्षण का केंद्र रहा। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सोमनाथ शाश्वत दिव्यता का प्रतीक है। यह पीढ़ियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल। सोमनाथ से संकल्प तक की ये यात्रा, और ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, ये सोमनाथ से उठे स्वाभिमान की आवाज़ है। जहाँ पत्थर कभी टूटे थे लेकिन संकल्प अड़िग रहा। हाथों में डमरू और डमरू का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। सोमनाथ से शुरू हो चुकी है शौर्य की चेतना, जहाँ आस्था से आत्मबल तक प्रधानमंत्री की ये शौर्य यात्रा को देखा जा रहा है। ये इतिहास नहीं, ये भारत का उत्तर कहा जा रहा है। और शिव के डमरू का तो महत्व ही अलग है। सृष्टि और नाद का प्रतीक है शिव का डमरू। जहाँ शिव के डमरू को कहा जाता है कि 2 त्रिकोणों में होता है, एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश, और बीच में जो बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है। और यही यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि न शुरुआत न अंत, केवल संतुलन। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बेहद ही भव्य दिव्य दिख रहा है सोमनाथ, और ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन। इससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की भी अध्यक्षता की। इस दौरान मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे के उन्नयन समेत अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। श्री मोदी ओंकार मंत्र जाप में भी शामिल हुए, साथ ही ड्रोन शो का अवलोकन किया। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने हजारों का जन समूह। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भवे भवे नाति भवे बोष्मान आशीर्वाद लिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। उसके बाद शामिल हुए 72 घंटे चलने वाले प्रणवाक्षर ओमकार मंत्र के जाप समापन में। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देखा ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ महादेव की महिमा को। सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के महात्मा को
व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस शो के जरिए दिखाया गया कि कैसे आतिताइयों ने देश की परंपरा, देश के गर्व और देश की आत्मा को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। लेकिन ये महादेव हैं जिनका ना आदि है ना अंत। यह भारत भूमि उनके आस्थावानों के अटूट श्रद्धा से रची बसी है। ये न रुकने वाले हैं न झुकने वाले। सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। यह हमारी परंपरा का जीवंत जय घोष है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नैनाभिराम ड्रोन शो में सोमनाथ की पूरी अंतर यात्रा, सोमनाथ के पुनर्निर्माण में बलिदान करने वाले और योगदान करने वाले महापुरुषों का योगदान, और साथ ही साथ बुलंद भारत की ऐसी तस्वीर जो कि नवनिर्माण और नवजागरण पर टिकी है। निश्चित तौर से ये विकास और विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन का अद्भुत प्रयास है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र। दिशम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को लेकर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1944 में नीमरा में हुआ था। गुरुजी की 82वीं जयंती के सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन को लेकर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान वर्चुअल माध्यम से बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गुरुजी वाटिका जिला रामरुद्र मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में मास्टर सोबरन मांझी जिला पुस्तकालय और गुरुजी रात्रि पाठशाला का उद्घाटन भी करेंगे। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दिशम गुरु शिबू सोरेन व्याख्यान का आयोजन हुआ। इस दौरान उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिशम गुरु शिबू सोरेन के जीवन और उनके संघर्षों को रेखांकित किया। उन्होंने एआई के उपयोग के प्रति विद्यार्थियों को सतर्कता बरतने का सुझाव दिया और सीखने के लिए प्रेरित किया। औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं की पास की है और विश्वविद्यालय उस पर व्याख्यान आयोजित कर रहा है, तो यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। और मैं स्वागत करता हूं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के इस कदम की, जिसमें उन्होंने व्याख्यान माला दिशम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विद्यालय के शोध या शोधार्थी छात्र आने वाले दिनों में दिशम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर शोध करेंगे और उनके जीवन के उन तमाम अनछुए पहलुओं को भी कहीं ना कहीं संकलित करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत। रांची के धुरवा से लापता 2 मासूमों को खोज निकालने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। इधर धुरवा क्षेत्र के लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। कल शाम मशाल जुलूस निकालने के बाद आज स्थानीय लोगों ने एचईसी क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और पुलिस की कार्यशैली पर आक्रोश जताया। बोरवेल के अंदर से आप बच्चा को निकालते हैं रेस्क्यू करके, और ये ओपन आप नहीं निकाल पा रहे हैं। एक ही नहीं, दो बच्चा कहाँ गया ये पता नहीं चल पा रहा है। ये काफी चिंताजनक बात है, ये चुनौतीपूर्ण है झारखंड के प्रशासन को। हम लोग अपना प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ धुरवा इलाके में गुमशुदा बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को कल तक का समय देते हुए कहा कि अगर बच्चों की बरामदगी नहीं होती है तो पार्टी आंदोलन तेज करेगी। दादी का दादी का रो रो के बुरा हाल है। आम आदमी इस प्रकार का दृश्य को देख करके अंदर से हिल जाता है। और इस सुदूर क्षेत्र में गरीब माँ बाप का बेटा जिनको गोद से छीन करके जो अपराधी चाहे
जो इन लोगों ने भी ऐसा कुकर्म करने का काम किया है, हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि विलम्ब बच्चे को सही सलामत बच्चे के परिवार को माँ पिताजी को सुपुर्द करने का कार्य करें। भाजपा संगठन पर्व को लेकर चरणबद्ध तरीके से राज्य में पार्टी संगठन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी ने कल 4 और जिलों के अध्यक्षों का ऐलान किया। इधर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की भी सुगबुगाहट तेज है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव को राज्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। समझा जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने कई सुझाव दिए। इस बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए और राज्य की जरूरतों और मांगों से केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराया। चाहिए वो भी समय पर नहीं मिलता है। सेंट्रल टैक्सेस में जो स्टेट की हिस्सेदारी होनी चाहिए राज्य की, वो हमें नहीं मिला है पूर्ण रूप से। ग्रांट इन एड्स भी हमें नहीं मिला है। तो इसीलिए हमने कहा उनको कि इस स्थिति में झारखंड नहीं है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं कि हम 5,640 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष दें। भारत सरकार अगले 5 वर्षों तक ये आर्थिक सहयोग झारखंड को करे। और एक बड़ी बात जो झारखंड में मुख्यमंत्री जी और हम लोग पहले से कहते आए हैं कि हमारा कोल कंपनियों के ऊपर 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया है। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को कहा है कि ये पैसा आप हमको वापस दिलवा दीजिए ताकि हम अपने स्टेट को आगे डेवलपमेंट की ओर ले जाएं। रांची में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर चोरी की कई बाइक बरामद की गई। चोरी की बाकी दोपहिया वाहनों की बरामदगी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इधर जामताड़ा में पुलिस ने जेवर दुकान में लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को देवघर से दबोच लिया है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार के अलावा लूट के कुछ जेवरात और वाहन भी बरामद किए गए। 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। कुल 4 लोग की जो गिरफ्तारी है उसमें अजीत कुमार यादव जो कि पड़रिया देवघर के रहने वाले हैं। इसके अलावे है चंदन कुमार शाह जो कि पालाजोरी के रहने वाले हैं। एक हशमत है जो कि जरमुंडी पालाजोरी के रहने वाले हैं। और इसके अलावा मुकेश हैं चितरपोका मोहनपुर के रहने वाले हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं। अभी तक जो है 2 लोग और जो है इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। अन्य कुछ जो सामग्री है जो बरामद होना शेष है उसको हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करके हम लोग बरामद भी करेंगे। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के बहनोई को गिरफ्तार किया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकले। गौतम राणा और सुभाष राणा एक ही मोटरसाइकिल से गौतम राणा का ससुराल और ये जो मृतक का घर है वहाँ के लिए चले। लेकिन फिर जब ये लोग श्याम सुंदर और विनोद अपने अपने घर की ओर चले गए तो ये लोग पिपचो बाजार से पुनः मुड़ गए वाइन शॉप की ओर और वहाँ जाके फिर ये लोग शराब खरीदे और ले करके उसी घटना स्थल के पास गए और वहाँ शराब पिए। उस समय पुनः इन लोगों के बीच में पत्नी के ऊपर छींटा-कसी को लेकर के ही विवाद हुआ, जिसमें ये अकेला पा करके और नशे की हालत में धूत होने की वजह से आसानी से उसका एक पत्थर से मार करके हत्या कर दी। कोडरमा में अब आम लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला प्रशासन ने समस्याओं को सीधे जिम्मेदारों तक पहुंचाने और उनके त्वरित समाधान के लिए मीटा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब शिकायत, समाधान और निगरानी सब कुछ डिजिटल होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। समस्याओं और उनके समाधान की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने मीटा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।
और समाधान की स्थिति की जानकारी भी सीधे शिकायतकर्ता तक पहुंच रही है। इस पहल से न सिर्फ जनता को राहत मिली है, बल्कि उपायुक्त अब सभी विभागों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं। कैटेगराइजेशन कर देने से और आवेदनों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने से सहूलियत ये बनी है कि जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको भी पता रहता है कि किस तरीके से हम लोग आवेदनों पे फोकस कर सकते हैं। उनका रिव्यू हम लोग हर मंगलवार को पदाधिकारियों के साथ करते हैं। सभी अपने अपने जो कंप्लायंसेस हैं उनको भी देते हैं। उन कंप्लायंसेस को हमारी पूरी टीम स्वयं चेक करती है। जो कंप्लायंस सही होता है उसमें हम लोग क्लोज कर देते हैं। जो कंप्लायंस में मुझे लगता है कि और फॉलोअप की जरूरत है या कोई बात चल रही है तो हम लोग उसमें पुनः समीक्षा के लिए वापस भेज देते हैं। अब तक जनता दरबार के जरिए लोगों को शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याएं रखनी पड़ती थी। कई बार उपायुक्त की व्यस्तता के कारण दूर दराज से आए लोग बिना समाधान के लौटने को मजबूर हो जाते थे, लेकिन मीटा ऐप के आने से यह प्रक्रिया आसान हो गई है। लोग मानते हैं कि इस डिजिटल व्यवस्था से समय, श्रम और परेशानी तीनों की बचत होगी और समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। इस ऐप से आम जनता को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी और निश्चित तौर पे इस ऐप से जो लोग पब्लिक लोग उपायुक्तों हमारे से मिलना चाहते थे, कुछ अपना शिकायत रखना चाहते थे, लेकिन कोई मीटिंग होने की वजह से या सर का बिजी होने की वजह से वो आम जनता से नहीं मिल पाते थे, उसके लिए इसका बहुत बड़ा कारगर है। वो अपना शिकायत अपने फोन के माध्यम से डीसी तक अपने बात को रख पाएंगे। मीटा ऐप के साथ जिला प्रशासन ने एक पोर्टल और QR कोड भी जारी किया है, जिससे लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। डिजिटल माध्यम से अब बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और उनका त्वरित निष्पादन भी हो रहा है। कोडरमा प्रशासन की यह पहल सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम मानी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और तेज क्रियान्वयन संभव हुआ है। प्रगति ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज को भी गति दी है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ मेट्रोपॉलिटन इलाके के लिए सस्टेनेबल शहरी मोबिलिटी में बड़ा बदलाव लाता है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत लागू किया गया यह प्रोजेक्ट 33.28 किलोमीटर में फैला है और इसमें 2 कॉरिडोर PCMC, स्वरगेट और वनज रामवाड़ी हैं। इसमें 30 स्टेशन हैं, जिन्हें कुल 13,656.22 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लेकिन पुणे मेट्रो के निर्माण में कम दिक्कतें नहीं आईं। प्रोजेक्ट में 2 ऐसी बड़ी दिक्कतें सामने आईं जिन्हें नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया से ठीक नहीं किया जा सका। प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रक्षा मंत्रालय की जमीन से होकर गुजरता था, जहां काम करने की परमिशन देने और जमीन देने में देरी से काम पर असर पड़ा। इसके साथ ही कुछ जगहों पर NOC जारी न होने से कई हिस्से पर काम रुक गया। इन रुकावटों का सीधा असर स्टेशन के काम और सिस्टम इंस्टॉलेशन पर पड़ा और इससे पूरे काम की रफ्तार धीमी होने का खतरा था। लेकिन प्रोजेक्ट में बदलाव आया। 26 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रगति मीटिंग से। उस समय प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस लगभग 24% थी। प्रगति के दाखिल होने के बाद काम करने की रफ्तार काफी मजबूत हुई। हमें कठिनाइयां तब आने लगी जब हम ये देखे कि हमारे बहुत सारे अलाइनमेंट ऐसे जगहों से जा रहे हैं जहां पे जमीन हासिल करना बहुत ही कठिन था। तो हमने ये सोचा कि कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं तो इसको प्रगति के माध्यम से जब इसकी समीक्षा जब होगी तो निश्चित रूप से इसका हल निकलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। महाराष्ट्र सरकार और महामेट्रो ने जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और यूटिलिटी शिफ्टिंग के काम तेज कर दिए, जबकि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट अथॉरिटीज और लोकल एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल से यह पक्का किया गया कि बची हुई निर्भरता को पहले से ही ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 को पुणे मेट्रो की नींव रखी और जैसे जैसे काम पूरा हुआ, नेटवर्क को धीरे धीरे चालू किया गया। पुणे मेट्रो फेज 1 29 सितंबर 2024 को पूरी तरह चालू हो गया, जिससे 100% काम पूरा हो गया। यह सिस्टम आज पुणे के अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के एक जरूरी हिस्से के तौर पर पूरी तरह से चालू है। आजकल के जमाने में ट्रैफिक कंसीडर करके मेट्रो का जो है प्रवास वो बहुत अच्छा है।
अपने इच्छित स्थान पे जाने के लिए ये जो है मेट्रो बहुत ही फायदेमंद है, जरूरी है। पहले कैसे होता था, ट्रैफिक में काफी समय जाता था। जब से मेट्रो स्टार्ट हुई है तब से बहुत टाइम कवर होता है। दिस वाज एक्चुअली बेनिफिशियरी फॉर मी बिकॉज जब से मेट्रो चालू हुई है पुणे में, तब से जो टाइम है लाइक ट्रैफिक में हर रोज मैं फंसती थी, तो ड्यू टू मेट्रो अभी जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम हुआ है। अक्टूबर 2025 तक पुणे मेट्रो ने 100 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को ढोया था, जिसमें रोजाना औसतन 2 लाख से ज्यादा यात्री थे और अक्टूबर 2025 में यह लगभग 2.5 लाख तक पहुंच गया था। अकेले अप्रैल 2025 में 46.59 लाख यात्रियों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया, जो नेटवर्क विस्तार के बाद जनता के लगातार भरोसे और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची में महिला HIL का कल समापन हो गया। SG पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। विजेता SG पाइपर्स को 1.5 करोड़ रुपए मिले, जबकि उपविजेता बंगाल टाइगर्स को 1 करोड़ रुपए मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाली रांची रॉयल्स को भी 50 लाख रुपए मिले। SG पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। SG पाइपर्स की बंसरी सोलंकी फाइनल मुकाबले की प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। उन्होंने प्रतियोगिता को लेकर रांची के लोगों के आतिथ्य को सराहा। समापन समारोह के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज से रांची में पुरुष HIL के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेट टीम एफर्ट था, सबने अपना अपना काम किया है तो ये पॉसिबल हुआ है। रांची में हमेशा जब भी हम खेलते हैं, नेशनल टीम के लिए भी खेलते हैं, तब भी ऐसी ही ऑडियंस आती है और बहुत अच्छा लगता है कि रांची में खेलते हैं, लोग इतना सपोर्ट करते हैं और बहुत मजा भी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब से थोड़ी देर बाद वडोदरा में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। प्रशंसकों को रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी से एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ा रहने वाला है और ऐसे में टीम इंडिया इस साल का आगाज वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है। टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है। बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में एक बार फिर से निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर साबित किया कि उनमें क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। रांची में राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। महाराष्ट्र की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि मेजबान झारखंड द्वितीय रनरअप रहा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और इकाइयों की 33 टीमों के प्रतिभागियों ने रांची में 5 दिनों तक तीरंदाजी में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह के दौरान विजेता टीम को ट्रॉफी दी गई और प्रतिभागियों का सम्मान हुआ। हजारीबाग में झारखंड सशक्त वाहिनी जैप 7 का 30वां स्थापना दिवस मुख्यालय पद्मा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में जैप के DIG कार्तिक एस और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के DIG अंजनी झा भी मौजूद रहे। हजारीबाग के पद्मा स्थित जैप 7 के मुख्यालय में 30वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम हुए। बतौर मुख्य अतिथि DIG कार्तिक एस ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पद्मा की छात्राओं ने बैंड के जरिए अतिथियों का स्वागत किया और जवानों ने परेड की प्रस्तुति दी। जवानों ने अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सलामी दी। इस दौरान IG और कमांडेंट ने परेड का निरीक्षण किया। मतियास डंगवार, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मुख्य अतिथि DIG कार्तिक एस ने कहा कि यह दिन न केवल वाहिनी बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि वे पूर्व में यहां कमांडेंट रह चुके हैं। उन्होंने जवानों के अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और योगदान की सराहना करते हुए सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। हमको ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि 2020-21 में मैं जैप 7 के कमांडेंट भी रहा हूं। स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।
कमांडेंट अविनाश कुमार ने कहा कि यह दिन वाहिनी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जैप 7 की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और तब से यह वाहिनी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। शहीद हमारे जो जैप 7 के हैं उन लोगों को हम लोगों ने नमन किया। उनके साथ जो शहीद के आश्रित थे उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है और जो परेड में अच्छा ड्रिल किए हैं उनको हम 26 जनवरी को सम्मानित करेंगे। तो समारोह में रिटायर्ड आईजी दीपक वर्मा, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और सीआईडी पुलिस अधीक्षक रोशन गुड़िया सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। अंत में जाते जाते देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और खास झलकियां। बात करेंगे मौसम की। राज्य में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 डिग्री से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में पारा थोड़ा ऊपर चढ़ सकता है। और देखते हैं सोशल मीडिया के दिलचस्प और कुछ खास झलकियां। चल पड़ा है हाइड्रोजन जर्नी पर। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कर ली है तैयारी एक नया इतिहास रचने की। दुनिया की सबसे लंबी और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब फाइनल कमीशनिंग के लिए तैयार है। दिल थाम के देखिए, ये है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये ट्रेन न तो बिजली से चलेगी और न ही डीजल से, बल्कि नए भारत का गौरव ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन गैस से। हाल ही में इसका सफल ट्रायल किया गया और अब भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की फाइनल कमीशनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। सबसे खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन 0 आवाज वाली और 0 पोल्यूशन वाली ट्रेन है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले हरियाणा में सोनीपत जींद सेक्शन के बीच चलेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड 110 से 140 किलोमीटर के बीच होगी। हर दिन 2 फेरे लगाते हुए कुल 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई में तैयार हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद भारत अब बन गया है हाइड्रोजन ट्रेन की सुविधा वाला विश्व का 5वां देश। इसके साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को और भी मजबूती देगी ये हाइड्रोजन ट्रेन। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में शौर्य यात्रा में लिया हिस्सा। सोमनाथ को शाश्वत दिव्यता का बताया प्रतीक। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भी लिया हिस्सा। देशम गुरु की जयंती पर मुख्यमंत्री रांची में संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भाजपा ने विधि व्यवस्था पर सरकार को घेरा। आदित्य प्रसाद साहू रांची में लापता बच्चों के परिजनों से मिले। जामताड़ा पुलिस ने जेवर दुकान में डकैती मामले में देवघर से 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई चीजें बरामद। रांची में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 पकड़ाए। और एसजी पाइपर्स ने बंगाल टाइगर्स को हराकर जीता महिला HIL का खिताब। रांची में आज से पुरुष HIL के भी मैच। वडोदरा में भारत न्यूजीलैंड वनडे आज।